नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है दो वक्त की रोटी। हमारे जीवन में दो चीज़ों का बहुत महत्व है, एक हमारी सूरत और एक सीरत। सूरत एक झूठ है और सीरत एक सच है। सूरत हमेशा ढलती रहती है, लेकिन सीरत कभी नहीं ढलती। सीरत हम जैसी होगी वैसी ही रहेगी। मैं पूछती हूँ कि मुझे जीने का हक है या नहीं। मैं ये नहीं कहती कि आप अपनी माँ बाबूजी को घर से बाहर निकाल दीजिए, पर ऐसा भी तो नहीं होना चाहिए कि उन्हें कुछ कहा भी ना जाए। आपको पता भी है घर का कितना काम होता है। अब मैं नौकरी करूं या घर का काम, और अगर वह लोग थोड़ा सा काम कर भी लेंगे तो कौन सी आफत आ जाएगी। अरे तो इसमें शोर मचाने वाली कौन सी बात है। करते तो हैं वह लोग घर का सारा काम। अजी क्या खाक सारा काम करते हैं। कल भी कपड़े रख गई थी धोने को, एक कपड़ा अपनी जगह से हिला तक नहीं है, और रसोई घर में बर्तनों का ढेर लगा हुआ है सो अलग। छोटे बेटे और बहू के कमरे से आई आवाज़ों को सुनकर अपने कमरे में बीमार हालत में लेटी हुई आशा जी उदास हो गई। सोचने लगी, अभी आता ही होगा बेटा मेरे कमरे में मुझे समझाने के लिए कि माँ घर का सारा काम किया करो। हम भी तो दिन भर मज़े नहीं लूट रहे हैं, नौकरी पर जाते हैं, तब जाकर दो वक्त की रोटी नसीब होती है आप लोगों को। इतने में ये बातें सोच ही रही थी कि सामने देखा उसका सुपुत्र हाजिर था, जिसे अच्छी तरह समझा बुझाकर माँ बाबूजी के पास भेजा गया था, जैसे किसी सैनिक को युद्ध भूमि में भेजा जा रहा हो। बस फिर क्या था, लगा दोहराने उन बातों को। माँ जी बोली, बेटा तुझे तो पता ही है, घुटने तो पहले ही काम नहीं कर रहे थे, 2 दिन से बुखार में पड़ी हूँ। मेरी हिम्मत तो खड़े होने तक की नहीं हो रही है, और बूढ़ी हड्डियाँ हैं, कभी भी जवाब दे देती हैं। फिर भी जैसे तैसे मैं और तेरे बाबूजी मिलकर अपना खाना पका लेते हैं। कल तो नाश्ता भी तेरे बाबूजी ने ही बनाया था, तो माँ बाकी का काम भी बाबूजी से करवा लेती। बातों के बाढ़ छोड़ता हुआ छोटा बेटा विकास नौकरी के लिए निकल गया, साथ में उसकी पत्नी अनीता भी। आशा जी जब अपना शरीर ही साथ ना दे तो कोई सगा नहीं होता, चाहे आपका बेटा ही क्यों ना हो। जब तक आप दौड़ दौड़ कर काम कर रही थीं, तब तक बहू माजी माजी करते करते आपके पीछे आगे दौड़ती रहती थी, हंसती थी, बतियाती थी। कुछ दिनों की बीमारी ने हमें एहसास करा दिया कि हमारी इस घर में कितनी इज्जत है। आनंद जी बोले, एक बात तो है श्रीमती जी, जब तक बड़ा बेटा और बहू हमारे साथ थे, हमें किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं होने देते थे। चाहे आप लाख बुरा कहें, लेकिन दिल साफ थे उन दोनों के। बड़े बेटे और बहू के नाम सुनते ही आशा जी के दिल में एक हुंक सी उठी। जाने कितनी कड़वी मीठी यादें उनके समुद्र रूपी दिल में हिलोरे ले रही थी। अभी 4 साल ही हुए थे बड़ी बहू संध्या को ब्याह कर लाए हुए घर में। नैन नक्श आकर्षण थे, मगर सांवले रंग की थी, सभी कामों में सुशील थी, लेकिन जो भी काम करती उसी में आशा जी को कोई न कोई नुस्ख नजर आता था। तो भी वह हंसकर माफ़ी मांग लिया करती थी। गरीब घर की थी, इसलिए दान दहेज ज़्यादा नहीं आया था, पढ़ी लिखी भी थोड़ा कम थी, तभी शायद आंखों में भटकती थी सासू माँ की। छोटी ननद और देवर का पूरा सम्मान करती थी, फिर भी ना जाने क्यों वह लोग उसे कभी सम्मान नहीं दे पाए। सभी को घर की मुर्गी दाल बराबर ही लगती थी, लेकिन पति आकाश उसका पूरा सम्मान करता था और प्यार देता था, तो संध्या कोई भी शिकायत नहीं किया करती थी। कुछ समय बाद उसकी ननद सुरेखा का रिश्ता भी अच्छे घर में तय कर दिया गया। लड़का विदेश में सेटल था। शादी के समय बड़े बेटे और बड़े बहू ने दौड़ दौड़ कर सारे काम किए। शादी अच्छी से निपटी थी। थोड़ा ही समय बीता था कि छोटे बेटे विकास का भी ब्याह कर दिया गया। जब छोटी बहू घर आई तो सभी ने जोरों शोरों से स्वागत किया। स्वागत, जी हाँ, वह तो होना ही था। दान दहेज से घर जो भर दिया था उसके माता पिता ने। ऊपर से पढ़ी लिखी भी ज़्यादा थी, देखने में खूबसूरत, गोरा रंग और सुंदर नैन नक्श भी। आशा जी तो निहाल हो गई अपनी छोटी बहू पर। जब पड़ोसी देखे तो बोलते, बड़ी बहू का नाम संध्या तो ठीक है, छोटी बहू का नाम रोशनी रख दो आशा, उसके रंग के साथ खूब मैच करेगा। छोटी बहू सब सुनकर मन ही मन खुश हो जाती, और सास की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। अब तो ससुराल वालों को बड़ी बहू फूटी आंख ना भाती थी। जरा जरा सी बात पर ताने तैयार रहते सासू माँ के।
छोटी बहू के आने के बाद सारा काम बड़ी बहू को ही करना पड़ता। दलील ये थी कि बड़े घर से आई है, काम थोड़ी करेगी। अब छोटी बहू बात बात पर अपनी जेठानी की चुगली करने को बाज ना आई। उसने अपनी सासू माँ के दिमाग में ये शक पैदा कर दिया कि भाभी अपने मैके में पैसे भेजती है और अपने पति आकाश के साथ मिलकर उस पर आरोप लगाना शुरू कर दिया। आशा जी उसकी बातों में आकर भड़क गई। एक दिन उसके खिलाफ साजिश होते हुए देख बड़ी बहू का सब्र का बांध टूट गया और उसने अपने पति आकाश से सारी बातें बता दी। यूँ तो आकाश किसी मुद्दे पे बोलता नहीं था, लेकिन अब वह चुप भी ना रह पाया। माँ संध्या घर का सारा काम करती है, दिन रात आपकी सेवा में हाजिर रहती है और आप बदले में आप इस पर आरोप लगा रही हैं कि वह मैके में पैसा देकर आती है। ऐसा करना तो दूर की बात है, ऐसा सोच भी नहीं सकती। कल की आई हुई पत्नी की तरफदारी करता है और हमारे सामने आंख दिखाता है। नालायक, निकल जा हमारे घर से बाहर। कोई ज़रूरत नहीं है तुम दोनों की यहाँ। बड़े बेटे और बहू को बगावत के जुर्म में घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और पिताजी ने उसे जायदाद से भी बेदखल कर दिया। मकान व दुकान छोटे के नाम कर दिया और यहाँ से शुरू हुई हंसते खेलते परिवार की बर्बादी की दास्तान। अब घर पर अकेला विकास और उसकी पत्नी का राज था। माता पिता तो हुक्म के गुलाम थे। बिगड़ा हुआ तो विकास बचपन से ही था और अब उसे जुआ खेलने की आदत भी पड़ गई थी। जो दुकान उसने अपने बड़े भाई से हथिया ली थी उसे जुए में गंवा दिया और घर और परिवार की कमाई का एकमात्र साधन भी खत्म हो गया और आर्थिक तंगी से निपटने के लिए विकास और उसकी पत्नी नौकरी करना शुरू कर दिया। उस दिन के बाद पिताजी बेरोजगार होकर घर बैठ गए और इस हालात में पहुंच गए। क्या हुआ श्रीमती जी, कहाँ खो गईं? अरे तुम्हारी आंखों में आंसू, क्या हुआ? आनंद जी अपनी पत्नी से बोले। संध्या बहू की याद आ गई। बड़ी भली है बेचारी, लेकिन हमने जो उन दोनों के साथ किया भगवान उसके लिए हमें कभी माफ़ नहीं करेगा। वही सज़ा तो हम लोगों को मिल रही है भगवान। खैर छोड़िए। छोटी बहू ने कपड़े धोने के लिए कह गई थी, तुम्हारी तबीयत ठीक रही है, मैं ही धो देता हूँ। कहते हुए आनंद जी उठकर बाथरूम में चले गए। अभी अंदर ही गए थे कि बाथरूम से एक ज़ोरदार आवाज़ आई और आनंद जी चिल्लाने लगे। उनकी पत्नी का कलेजा मुंह को आ गया। कांपती हुई टांगों के साथ चलती हुई बाथरूम तक पहुंची तो देखकर आनंद जी फर्श पर गिरे हुए थे और उठने में लाचार हैं। हिम्मत करके बड़ी मुश्किल से उन्होंने जैसे तैसे अपना सहारा देकर उठाने की सहायता की और कमरे तक ले आए। आनंद जी कमर के दर्द से करा रहे थे। आशा जी उन्हें मल्लम लगाने लगी। उनकी आंखों से अश्रुधारा रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। सुबह से दोनों ने कुछ भी नहीं खाया हुआ था। बीमारी के कारण शोभा जी भी खाना बनाने में असमर्थ थी। कुछ फल रखे हुए थे, उन्होंने काट कर ले आईं और जैसे तैसे दोनों ने पेट भरा। थोड़ी देर तक जब दर्द कम नहीं हुआ तो आशा जी ने विकास को फ़ोन किया। बेटा तेरे बाबूजी बाथरूम में फिसलकर गिर गए हैं, जल्दी आ जाओ, डॉक्टर के पास लेकर जाना है उन्हें। अरे माँ, मेरे पास इतना समय बिल्कुल भी नहीं है और शाम को मेरी ज़रूरी मीटिंग है, रात हो जाएगी, रात को आ पाऊँगा, कहकर उसने फ़ोन रख दिया। शाम को जब छोटी बहू आई तो कपड़ों का ढेर जस का तस की तस्वीर देखकर बरस पड़ी सास ससुर पर। माँ जी 2 दिन से कपड़ों का ढेर लगा है, इतना नहीं कर सकते थे कि घर पर आप दोनों ये कपड़े मशीन में धुलने डाल देते? बहू तेरे बाबूजी कपड़े ही धोने जा रहे थे कि बाथरूम में फिसल गए और ये हालत हो गई इनकी। और तुम हो कि थोड़ी देर पहले ही आंसुओं को बड़ी मुश्किल से शांत करके बैठी थी, फिर से बह निकले। बजाय बाबूजी का हालचाल जानने के छोटी बहू गुस्से से पैर पटकती हुई बाहर चली गई। रात को विकास आते ही छोटी बहू ने उसके कान भर दिए। माँ ने उसे आवाज़ दी, विकास बेटा अपने बाबूजी का हाल तो जान ले, देख किस हालत में पड़े हैं बेचारे। माँ मैं थका हुआ हूँ, अभी घर पर लौटा हूँ, थोड़ी देर आराम भी नहीं करने देते आप लोग मुझे। और क्या हुआ है बाबूजी को, ठीक तो दिख रहे हैं, 2 दिन मल्लम लगाएंगे तो दर्द भी चला जाएगा। छोटे बेटे की तीखी बातें माँ पिताजी के तीर समान चुभ रही थीं। अब तो लाचार जीवन बोझ लग रहा था उन्हें। अगले दिन जब छोटी बहू ने देखा कि कुछ फल गायब हैं
तो नौकरी पर जाने से पहले रसोई के दरवाजे पर ताला लगा दिया और चलती बनी। बेचारे पति पत्नी भूखे प्यासे पूरे दिन पड़े रहे। शाम को हालचाल जानने के लिए आशा जी की बेटी का फ़ोन आया तो पूछने लगी, माँ आपका क्या हाल है, बाबूजी कैसे हैं। बेटी की आवाज़ सुनकर और अपनापन पाकर आशा जी अपने असीमित दुखों को छुपा न सकी और रोती रोती सारा हाल सुना दिया। अपनी माँ की बेबसी भरी आवाज़ ने बेटी के दिल को जैसे झुंझला कर रख दिया। उसे कुछ समझ नहीं आया कि वह क्या करे। मीलों दूर बैठी थी वो। उसने अगले ही दिन अपने बड़े भाई आकाश को फ़ोन लगा दिया। इतने समय बाद अपनी बहन को फ़ोन देखकर आकाश हैरान रह गया। फ़ोन उठाते ही बहन रो पड़ी और माँ बाबूजी के साथ अत्याचार की कहानी एक ही सांस में सुना दी। यह सुनकर आकाश की हैरानी का ठिकाना न रहा। उसने तुरंत अपनी पत्नी संध्या को अपने साथ चलने को कहा और रास्ते में सारी बात सुनाई। घर पहुंचकर देखा तो माँ बाबूजी बेहाल अवस्था में भूखे प्यासे पड़े थे। उनकी बेबसी देखकर बड़े बेटे और बहू के दिल को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। अपने बेटे आकाश और बड़ी बहू को इतने समय बाद देखकर उनकी आंखों में चमक सी आ गई। आकाश और बहू तुम दोनों यहाँ देखिए, हमारे बच्चे आ गए। माँ की करुणा और वेदना मिश्रित स्वर सुनकर आकाश की आंखें आंसुओं से सराबोर हो गईं। माँ बाबूजी आप इतने समय तक इतने दुख सहन करते रहे, मुझे एक फ़ोन नहीं कर सकते थे क्या? अभी तक हमसे नाराज़ हैं, कहते हुए प्रकाश फपक कर रो पड़ा। बेटा, हम दोनों ने जो तुम्हारे साथ व्यवहार किया उसके लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं। यह हमारे उन्हीं कर्मों की सज़ा है जो भगवान हमें दे रहा है। बाबूजी रुधिल गले से बोले। उधर अपराध बोध की भावना के कारण माँ अपनी बड़ी बहू से नज़र मिलाने में असमर्थ थी। चलिए माँ जी, पिताजी, पहले हम आपको अस्पताल ले चलते हैं और उसके बाद आप लोग हमारे साथ ही रहेंगे। बड़ी बहू ने आदरपूर्वक कहा, हमने बहुत अन्याय किया है तुम्हारे साथ और तुम दोनों हमारी परेशानियों के बारे में सुनते ही दौड़ कर आ गए। बड़ी बहू, मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ। यदि वक्त रहते मैंने सही इंसान की पहचान कर ली होती तो आज ये सब मुझे नहीं देखना पड़ता। मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत बुरी हूँ। मैं तुम्हारी सेवा भाव और प्यार को पहचान ना पाई। पता नहीं क्या क्या बुरा सोचती रही तुम्हारे बारे में। रोते हुए माँ ने बड़ी बहू को अपने गले से लगा लिया। माँ की आंखों से आंसुओं की धारा बहती रही, जिसने बरसों से उसके मन में बसे मैल को धो डाला। बस माँ जी, जो हो गया सो हो गया। अब पुरानी बातों को याद करने से कोई फ़ायदा नहीं। आपने हमें अपना लिया, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। कहते हुए बड़ा बेटा बहू उन्हें अस्पताल ले गए। बेटा, अस्पताल में तो बहुत खर्चा होगा। आप चिंता ना करें माँ, सब इंतज़ाम हो जाएगा। आकाश ने माँ जी को आश्वासन देते हुए कहा, आपके आशीर्वाद से मुझे भी एक अच्छी नौकरी मिल गई है और आपकी बहू भी घर पर सिलाई कढ़ाई का काम करके कमा लेती है। अब हमें पैसे की कोई कमी नहीं है। और उन्होंने पिताजी का अस्पताल से इलाज करवाया। अब माँ बाबूजी पूरी तरह स्वस्थ हो चुके थे। अस्पताल से बड़े बेटे और बहू माँ पिताजी को अपने साथ अपने घर ले आए, जहाँ वे किराए पर रहते थे। देखो माँ, हमारा सपनों का घर। माँ बाबूजी, आपको भूख लगी होगी, मैं आपके लिए खाना बना कर लाती हूँ। कहते हुए बड़ी बहू रसोई में चली गई और फटाफट खाना बनाने लगी। थोड़ी ही देर में बड़ी बहू ने लजीज खाना तैयार करके माँ बाबूजी के सामने हाजिर कर दिया। माँ बाबूजी, जिन्होंने इतने दिनों से अच्छा खाना नहीं खाया था, खाना देखते ही उनकी आंखों में आंसू आ गए। उनकी ऐसी करुणा दशा देखकर बड़ी बहू अपने आंसुओं को रोक ना पाई, लेकिन मन ही मन सोचकर खुश हो गई कि उसने अपने माता पिता समान सास ससुर की सेवा करने का अवसर मिला है। आज बड़ी बहू ने अपनी आंतरिक सुंदरता से अपने सास ससुर का दिल जीत लिया था। अपनी भूल को सुधारते हुए पिताजी ने वसीयत दोबारा लिखने का निर्णय लिया। दुकान तो छोटा बेटा जुए में हार चुका था, लेकिन उन्होंने मकान बड़े बेटे का नाम करते हुए छोटे बेटे और बहू को मकान खाली करने का आदेश दे दिया। बड़ी बहू ने मेहनत, त्याग और अपनेपन से अपने सास ससुर के दिल में जगह बना ली।
आज इस सोच की जीत हुई है कि सूरत नहीं, सीरत अच्छी होनी चाहिए। किसी की सूरत नहीं बल्कि सीरत देखकर उसका आदर और सत्कार करो, क्योंकि सूरत ईश्वर की देन है, अपितु सीरत उसका खुद की है। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।